तो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कौन करता है लॉज में? सारे की सारी ही वीमेन ही मिसयूज़ कर रही है, लेकिन काफ़ी हद तक बॉयज़ भी उनकी साइड से भी मिसयूज़ हो रहा है। फीमेल्स हैं की तरफ से फेक एलिगेशंस, फेक केसेस की रेशियो बढ़ती जा रही है। तो वो तो ड्यूटीज़ तो देनी नहीं जी। है, राइट मेरे को पूरे मिलने चाहिए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। अपने राइट के लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि आपकी मैरिटल लाइफ उस पर असर हो रहा है। कभी पुलिस भी ऐसे करती है कि दोनों पार्टीज का अगर समझौता करा सके तो। और फैमिली के जो मेंबर घर में रह भी नहीं रहे, उनके खिलाफ भी केसेस फाइल हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के भी फाइल हो रहे हैं, डॉरी के भी फाइल हो रहे हैं। इसका भी बता दो कितने परसेंट तक एलिमनी पे करनी पड़ती है एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट? एलिमनी तो कभी भी कोई एक फिक्स नहीं होती कि कितनी देनी है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। उसको हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होना कोई ज़रूरी नहीं है कि डिपेंड ही होना है, हस्बैंड से ही मेंटेनेंस लेनी ही लेनी है। तो अगर किसी को किसी पे शक नहीं भी है तो वो ऐसा क्रिएट कर देना उसके माइंड में कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली पंचायती तलाक तो बहुत देर पहले से ही ख़त्म हो गया। हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग अ चाइल्ड का बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी फिर? बच्चा जो है जिसने रख लिया जी। पहले, उसके पास ही रहता है। अगर हस्बैंड और वाइफ का एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर होता है तो उस पर क्या केस बनता है? बट मेरे को मैम अभी भी आंसर नहीं मिला। वेयर शुड मेन गो इफ मेन इज फेसिंग एनी डिप्रेशन, एनी टॉर्चर इन अ हाउस? मैम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर कोई दोनों में से एक मुकर जाता है तो उस पर भी कोई केस बनता है या कोई फॉल्स कमिटमेंट कर देता है कि मैरिज करवाऊंगा आपके साथ, बट वो नहीं करवा रहे, उसका क्या केस बनता है? ग्राउंड लेवल पे लड़की अगर कंप्लेंट करे तो लड़के के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, अगर लड़का करे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। वेलकम टू द विनाश पॉडकास्ट। आपका Thank you जी, पहला thank you so पॉडकास्ट much। है हाँ बिल्कुल एंड जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वी हैव you so सर्च्ड much। अ लॉट अबाउट यू एंड यू आर द वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन अमृतसर। एंड मैम कितना एक्सपीरियंस है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरी क्वालिफिकेशन BA LLB है। ओके आई पास आउट माई LLB फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ओके एंड नाउ मैं अमृतसर में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 24 ईयर्स से। मैं एज ए मैट्रिमोनियल लॉयर। प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल लॉयर। प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल लॉयर। तो मैट्रिमोनी में सबसे ज़्यादा कौन से केसेस होते हैं? अगर हम 100% में से डिवाइड करना हो तो क्या कौन कौन से होते हैं? मैक्सिमम तो डिवोर्स के आजकल चल रहे हैं। डाइवोर्स ट्रेंड कर रहा है, राइज हो रहे हैं आजकल। हाँ आजकल तो डिवोर्स के ही ट्रेंडी है। कुछ साल पहले तक तो डोमेस्टिक वायलेंस के और डॉरी के काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन नाउ ए डेज अभी तो डिवोर्स की रेट तो इंक्रीज़ हो चुकी है। मोर देन 50%। हाँ, मोर देन डेफिनेटली मोर देन 50% तो डिवोर्स प्रोसीडिंग केसेस ही पेंडिंग है। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि जो डाइवोर्स केसेस है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और क्या एक हस्बैंड वाइफ जो जिन्होंने शादी करी है या फिर जिनका बच्चा हो गया उसके बाद क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ता है? इसमें सबसे अहम रोल तो है इन लॉज का। इन लॉज चाहे किसी फ्रॉम के बोथ भी। द साइड्स। हाँ, फ्रॉम बोथ द साइड्स, बॉय साइड हो या गर्ल साइड हो। और सेकेंडली नॉन टॉलरेंस। अब तो टॉलरेंस ही नहीं है। ओके वो कह रहे हैं कि बीच इसने कुछ कहा तो क्यों कहा, मेरा ये राइट है। अपने राइट के लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि आपकी मैरिटल लाइफ उस पर असर हो रहा है। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। इन लॉज तो है ही है। डू यू थिंक ईगो इज द बिग फैक्टर इन रिलेशनशिप? ईगो और तो ट्रस्ट है ही, इश्यूज ईगो तो कह सकते हैं। ईगो भी तो टॉलरेंस, नॉन टॉलरेंस का भी तो एक पार्ट है। पार्ट है। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा मिसयूज कौन करता है लॉज में? मिसयूज़ तो नाउ डेज तो कह सकते हैं कि विमेन मिसयूज़ Women's। कर रही है ओके, नाउ डेज, और कह क्यों सकते मिसयूज हो रहे हैं। हैं? लेकिन कभी भी कोई बात 100% नहीं ऐसे होते कि भी सारे की सारी ही विमेन ही मिसयूज़ कर रही है, लेकिन काफ़ी हद तक बॉयज़ भी उनकी साइड से भी मिसयूज़ हो रहा है। ओके, हाँ, लेकिन मोस्टली तो कह सकते हैं कि बट गर्ल्स वी की हैव तरफ से। हर्ड समवेयर इन द न्यूज़पेपर, एक डेटा के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो
फीमेल्स हैं की तरफ से फेक एलिगेशंस, फेक केसेस की रेशियो बढ़ती जा रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या है? हाँ, फेक केसेस की तो है। फेक केसेस क्यों लगाए जाते हैं? वही सेम चीज़, कुछ अपना राइट से कुछ ज़्यादा लेना, जो ज़्यादा आपका लेना। बनता है, ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं करनी। जी। और राइट है, मेरे को मेरे राइट मिल जाए, ड्यूटी मैं करूँ ना करूँ, जो मेरी ओब्लिगेशंस है मेरे इन लॉज के प्रति, मेरे हस्बैंड के प्रति या बच्चों के प्रति, या कंट्रीब्यूशन जो भी जिस टाइप से भी फैमिली में कंट्रीब्यूशन उसने करना है वो नहीं करा, तो ओके। वो तो ड्यूटीज़ तो देनी नहीं जी। है, राइट मेरे को पूरे मिलने चाहिए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। ओके। तो ये रीज़न तो ये है ना। कौन कौन से फेक एलिगेशंस होते हैं सबसे ज़्यादा? फेक एलिगेशन तो क्रेलिटी का ही है कि मेरे को इसने ये बोला, ओके। हस्बैंड ने ये बोला, मदर इन लॉ ने ये बोला, फादर इन लॉ ने ये बोला, और फैमिली के जो मेंबर घर में रह भी नहीं रहे उनके खिलाफ भी केसेस फाइल हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी फाइल हो रहे हैं, डॉरी के भी फाइल हो रहे हैं। फेक फेक की तो फेक। बात हो रही है। अच्छा, अगर एक हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है और देयर इज सम आर्गुमेंट, तो डज फीमेल हैव दैट अथॉरिटी टू फाइल अ केस अगेंस्ट फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आल्सो? अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन अगर कानून उनको मानता देता है 498 में, कि जो 498 सेक्शन है वो तो स्पेसिफिकली है कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव अगर कुछ कोरेलिटी कर रही हैं। अब तो ये थोड़ा सा इसमें भी चेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है कि ये एक्ट तो बना था, ये सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव, और अब हस्बैंड की तरफ से भी देखने को आ रहा है कि 498 498 का वाइफ अगेंस्ट वाइफ FIR भी रजिस्टर्ड हो रही है अब तो, क्योंकि कोरेलिटी तो वाइफ भी कर रही है। तो थोड़ा सा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अब तो ये होने लग गया है। ठीक है। नाउ इट ट्रेंडी। ओके, अगर फैमिली के अगेंस्ट केस करते हैं तो वो सारी फैमिली और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उनको केस भुगतना पड़ता है? फिर भुगतना तो पड़ता है जब तक वो क्लियर ना हो जाए, या दोबारा इन्वेस्टिगेशन लगवा के उनको इस केस में से बाहर ना निकाला जाए। ओके। और या फिर अगर वो नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव उनके पास है क्वैशमेंट का, तो हाई कोर्ट से क्वैशमेंट करवा, अगर FIR रजिस्टर्ड हो गई है तो। और ये तो है डॉरी केस के रिलेटेड। और जहाँ पे बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, वहाँ पे भी प्रोविज़न है डिलीशन ऑफ द नेम। तो अगर ऐसे अननेसेसरली उन्होंने डाला हुआ है बाकी फैमिली मेम्बर्स का नाम, तो वो भी अगर कोर्ट को ठीक लगता है, कोर्ट को हम प्रूव कर पाते हैं कि इनका नाम गलत लगाया हुआ है, तो इनको तो वो दूर रह रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है, तो कोर्ट बट डोंट यू डिलीट थिंक कर वो देती एक है। ऑपोजिट पार्टी पे प्रेशर बनाने के लिए ये सब करते हैं? बिल्कुल, ऑपोजिट पार्टी पे उससे प्रेशर केस में क्या फ़र्क पड़ता है? केस हैवी होता है, इफेक्टिव होता है उसमें, जब हम ऑपोजिशन पे केस सिर्फ ऐसे डाल प्रेशर ही तो बनता है, प्रेशर और प्रेशर बनता भी है, खाली बनाने के लिए नहीं है, उसका इफेक्ट भी होता है। बट अगर वो केस ही फेक हो? फेक तो प्रूव करते करते करोगे ना। ओके। तो जब जितने साल भी केस चला, 1 साल चला, 2 या 4, जितने भी साल चला, ये तो अल्टीमेटली एंड में जाके डिसीजन होगा ना कि ये केस फेक है या एक्चुअली रियल है। लेकिन उतने साल तो दूसरी पार्टी ने तो सफ़र करना ही है। ओके। ओके, व्हाट इफ एनी वुमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस और एनी क्रूएलिटी इन अ होम, तो उनको सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? पुलिस के पास और लॉयर के पास? जाना तो किसी मीडिएटर के पास जाना चाहिए, किसी वन ऑफ द फैमिली फ्रेंड के, फॉर हाँ, इमोशनल सपोर्ट। कोई भी ओके ओके, आप इस हक में नहीं हो कि किसी का घर वैसे हो, पहले वो किसी अपने कोई क्लोज वन के भी, पास। हाँ, मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए, नॉट फॉर डाइवोर्स। मैरिज काउंसलिंग भी होती है आजकल काफ़ी, वो भी ट्रेंडी हो गई है कि हमारे बीच में ये इशू आ रहा है, तो काउंसलर उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर भी देखते हैं कि नहीं अगर हो पा रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली में से किसी एक मीडिएशन के लिए किसी को लेना पड़ता है। अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा, फिर तो फर्स्ट उसके बाद पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। उसके लिए भी पहले पुलिस के पास फर्स्ट अपने किसी फैमिली फ्रेंड, देन पुलिस, देन वो आगे कोर्ट में जाता है केस। हाँ, लॉयर के पास तो जाना ही है। फिर लॉयर ही सजेस्ट करता है कि इसको अभी कंप्लेंट की तरफ जाना चाहिए कि डायरेक्टली कोर्ट में ही हमने फाइल करना है। ओके, कभी पुलिस भी ऐसे करती है कि दोनों पार्टीज का अगर समझौता करा सके तो? पुलिस बिल्कुल करती है।
वो पुलिस उनको की अभी ड्यूटी डायरेक्शन, नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि हाँ इनका हाँ सॉल्व हो हाँ जाए तो बेटर है। हाँ, बिल्कुल करती है, करती है। ओके ओके। काउंसलिंग सेल है, विमेन सेल में भी हमेशा काउंसलिंग होती है। वुमेन सेल्स भी होते हैं जहाँ पे हाँ वुमेन जा सकती है। हाँ। ठीक है। अगर मैम आपको लगता है कुछ केसेस आपने भी देखे होंगे, अगर वुमेन ने कुछ ऐसा स्टेप लिया किसी के बहकावे में आकर या अपने इन लॉज और विद द फ्रेंड्स, ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, उनको वो डिवोर्स मजबूरी में कई बार लेना पड़ता है, चाहे उनके खुद का दिल भी ना हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा कुछ केस सॉल्व किया हो कोई? ऐसा बहुत कम देखने में मिला है, ओके। बहुत कम। अदरवाइज डिसीजन तो लड़की का ही होता है। लड़की का होता है, लड़के का कोई डिसीजन नहीं होता? लड़के का भी होता है। ओके। अगर लड़की को लग रहा है या लड़के को लग रहा है कि भाई मैं इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं आगे और कर सकते, तभी वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं ना। खाली फैमिली के कहने से तो कोई डिवोर्स लेता नहीं है, ऐसा बट तो बहुत अगर कम वन है। पार्टी इज ऑपोजिट ऑफ डिवोर्स, अगर हस्बैंड कह रहा है मैंने डिवोर्स नहीं देना, हाँ देन उसका क्या सोल्यूशन है? कंटेस्ट करो आप केस। ओके। कोई भी इधर स्पाउस जिसने भी केस फाइल करा है, कंटेस्टेड केस ही फाइल करा है डिवोर्स का, तो दूसरी पार्टी है तो वो कंटेस्ट करेगी कोर्ट में, बताएगी कि भी हाँ ये, वो एक पार्टी कह रही है कि मैं तलाक लेना चाह रही है, दूसरी पार्टी कहती है मैं मुझे तलाक नहीं चाहिए। ओके। तो कंटेस्ट होगा। ओके। वो अपने प्रूफ बताएंगे, लगाएंगे कोर्ट में कि ये मेरे रीज़न है, और हस्बैंड ने प्रूव करना होता है कि ये फेक है। ओके। मैम आप एग्जांपल दे सकते हो कोई केस आपने ऐसा फेस किया हो, या ऐसा कोई सोसाइटी में केस है जिसमें बोथ हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स नहीं लेना चाहते, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर और द फ्रेंड्स या फिर इन लॉज की तरफ से कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि उनको मजबूरी डिवोर्स लेना पड़ता है? ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है। ओके। मेरे पास एक केस है, ठीक है। उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो लड़की की जो मदर है वो अपनी बेटी को बार बार प्रेशराइज करती है। इंटरफेरेंस तो है ही है, नो डाउट। प्रेशराइज करिए कि तेरी कुंडली में डिवोर्स लिखा हुआ है, अब तेरे को डिवोर्स लेना पड़ेगा। अब तू है, तेरी बनती नहीं रही, वो तेरी केयर नहीं कर रहा, जो भी उसने एलिगेशन ऐसे लगाने होते हैं वो लगा रहा है। साइकोलॉजिकली प्ले करना उस हाँ बेटी के साथ। बिल्कुल। और उनकी काउंसलिंग भी कितनी बार हो चुकी, खुद फैमिली कोर्ट ने खुद उनकी काउंसलिंग करी है। उन्होंने दोनों ने फैमिली कोर्ट में क्लियरली बोला कि हम चाहते नहीं हैं तलाक लेना, लेकिन फिर भी मुझे सोचना है। अब लड़की कह रही है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो उसके जो पेरेंट्स हैं लड़की के, वो कहते हैं कोई बात नहीं, सोच ले, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सोच तो ले अभी, कोई बात नहीं जज साहब, एक थोड़ा टाइम और दे दो, अगली नेक्स्ट लोक अदालत में बात करेंगे थोड़ा। अब फिर वापस जब वो घर गई है उसके बाद फिर वो अपने इन्फ्लुएंस में आ गई अपने पेरेंट्स के, कह रही है नहीं मुझे तो तलाक लेना ही है। ओके। सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, फैमिली का, मदर का, फादर का? मदर का बिल्कुल रोल होता है, बिल्कुल होता है। अगर लड़की की शादी करी है या लड़के की शादी करी है, दोनों मदर इन लॉ की बात मैं कर रही हूँ, जी। तो उनको छोड़ दो ना। शादी करी है, आपको अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, तो क्या बात पूछने की क्या ज़रूरत है, आज खाया क्या, आज पहना क्या, आज वहाँ गई कि नहीं गई, कुछ लेके तेरे को घुमाने लेके गया कि नहीं लेके गया। अब लड़के की मदर की तरफ से देख ले, अगर आपने शादी कर ही लिया, वो अपनी वाइफ को देखेगा, उसकी भी बात सुनेगा, उसको लेके जाएगा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, कितने बजे आओगे, तो घूमता ही रहता है, उसकी बात ही सुनता है। तो दोनों का रोल तो बराबर ही है, इंटरफेरेंस तो दोनों की ही हो रही है। दोनों की मदर को, दोनों के पेरेंट्स को, इन लॉज को अपना ये बिहेवियर बदलना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा दोनों को। दोनों को अकेले छोड़ो थोड़ी देर के लिए। वो जो हमारी सोसाइटी में बना है ना हनीमून का एक रिवाज है ना, क्यों बना है कि इनको आपस में समझने का मौका दो। राइट। और हम देखते हैं कि जो भी शादी स्टार्टिंग के 1-2 साल मुश्किल से निकाल गई ना, फिर वो निकाल लेती है। रेयर ही होता था पहले भी कि आफ्टर 2 इयर्स बहुत कम डिवोर्स होते थे, जो होना होता था विद इन 2 इयर्स हो जाते थे। भी नहीं बनी, कुछ मिसमैच हो गया या फैमिली की कुछ इतनी ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं कुछ है, तो डिवोर्स होता था। तो अब तो वो इंटरफेरेंस तो बढ़ी गई है, तो वो रीज़न तो ये रहा, इन लॉज तो रीज़न है। किसी को किसी पे शक नहीं भी है तो वो ऐसा क्रिएट कर देना उसके माइंड में कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, शक की बात तो ट्रस्ट इश्यूज भी वहीं से क्रिएट होते हैं। ट्रस्ट इशू तो कह सकते हैं।
ट्रस्ट इशू में बहुत सारी इसमें डिटेलिंग हो जाती है कि किस चीज़ का ट्रस्ट, वो तेरी केयर नहीं कर रहा अब, या फिर वो इग्नोर कर रहा है, या अपने आप में बिजी है, या तेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, घुमाने नहीं ले जा रहा, तेरी इमोशनल तेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये भी तो सारे कुछ ना कुछ इश्यूज बनाए जाते हैं एक्चुअली ये होते नहीं हैं। उन्होंने अगर जहाँ पे लव मैरिज की बात करते हैं जी वहाँ पे भी तो उन्होंने दोनों ने देखा है ना, एक दूसरे का नेचर देखा है और एक दूसरे की केयर भी करी है। आफ्टर मैरिज क्या हो गया, वो एक है ना कहावत इंडिया में, दो लोगों की शादी नहीं होती, दो फैमिलीज की शादी होती है। बट आई थिंक पेरेंट्स फील कि ये उनका राइट है कि अपने बच्चों में इंटरफेरेंस करना और कंट्रोलिंग देयर, यू आर आल्सो मदर, डू यू फील काइंड ऑफ दिस थिंग? नहीं, पेरेंट्स को लगता है कि अब तक तो मेरी ही चल रही थी, पेरेंट्स को लगता है। मैं यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कह रही हूँ कि लड़की के या लड़के के, लगता है ना अब तक तो हमारी ही चल रही थी। अच्छा, उनको उसके पेरेंट्स गलत लगते हैं, उनको उसके पेरेंट्स गलत लगते हैं? लगते नहीं, लगने वाली बात नहीं मैं कह रही हूँ। इंटरफेरेंस पेरेंट्स को खुद लगता है कि भी ये बच्चे मेरे हिसाब से, जैसे हम अब तक अपने हिसाब से चलाते आए हैं, आगे भी उसी हिसाब से ही चलाएं। ओके, कंट्रोल करके रखना। हाँ, कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा ना उनको। सो दिस इज योर एडवाइस टू पेरेंट्स एज वेल? हाँ बिल्कुल, कि अपने बच्चों को लेट गो करो, उनको अपनी लाइफ जीने दो। हाँ, तो हनीमून वाली चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली, अब तो लोग उसको भूल गए हैं। मुझे ये लगता है कि जो लव मैरिजेस आजकल हो रही हैं, जो चीज़ें आफ्टर बीइंग इन मैरिज होती हैं, एक घूमना फिरना, बीइंग इन रिलेशन, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, वो हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो आफ्टर मैरिज वो इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता, तो वो भी एक लैक ऑफ डिसीजंस है कि जहाँ पे मैरिज ब्रेक हो रही है। दैट्स वाई अरेंज मैरिज आर गेटिंग सक्सेसफुल। हाँ जी, सक्सेसफुल। तो ऐसे भी केसेस आते हैं जो अरेंज मैरिज होने के बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं, अर्ली डिवोर्स हो रहे हैं, अर्ली डिवोर्स 3-4 मंथ्स। आजकल डिवोर्स का रीजन ये नहीं रह गया कोई ये लव मैरिज है या अरेंज है, मनी भी मैटर कर रही है कहीं पे। मनी तो मैटर कर तो रही ये है। मनी का क्या रोल है इसमें? हम एलिमनी भी सुनते हैं, डाउरी भी। अब डाउरी का आई थिंक वर्ड चेंज हो गया, पहले वो पैसे लेते थे, अब उल्टा हो गया, एलिमनी मांग रहे हैं। तो इसका भी बता दो कितने % तक एलिमनी पे करनी पड़ती है एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट? आपने अभी 2-3 सवाल इकट्ठे कर लिए हैं, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप जवाब देती हूँ। मैं आपका स्टेप बाय स्टेप। एक तो फाइनेंस का भी रोल रहता है, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, ये मेरी कमाई है, ये उसकी कमाई है। अब कौन किसकी कमाई से घर चलाएगा? सब चीज़, ये लड़की मोस्टली ये होता है कि ये मेरी लड़की कह रही है ये मेरी कमाई है, ये मेरी ही है। अब घर का चलाने का खर्चा बर्डन आपका है, अब आप चलाओ उसको, जैसे भी चलाना है। मैं इनको बोल रही हूँ, हस्बैंड को बोल रही है, अब ये आप चलाओ। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा एक पोर्टल होता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि एक जॉइंट अकाउंट बना लेते हैं। हाँ, इसमें दोनों अपने अपनी कमाई में से इतना घर खर्च के लिए डालेंगे और इसी में से जो भी सेविंग करिए अपने अपनी आप सेविंग कर लो। अब तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है कि एक जॉइंट अकाउंट बनाओ और उसमें डाल दो। ओके। और अदरवाइज़ तो ये रीज़न रहा है। रिसेंटली मेरे पास एक केस था, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों कमाई कर रहे थे, दोनों ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि इन लॉज के घर में वो लड़की नहीं रह रही, अब उनको एक सेपरेट होम बना दिया। वहाँ पे उनको सब कुछ चाहिए, उनको बेड भी चाहिए, फर्नीचर सारा चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, LED भी चाहिए, सब कुछ घर की हाउस होल्ड चाहिए, सब चीज़ें। अब वहाँ पे लड़की ने अपनी सैलरी में से, अपने अकाउंट में से 50,000 दे दिया। खर्चा हुआ 2-2.5 लाख का जितना भी, बाकी हस्बैंड ने पे कर दिया। कमाई तो दोनों के इकट्ठे होके जितना रेशो जितने डालना था वो फैमिली, वो हस्बैंड वाइफ डिसाइड करेंगे कितना डालना है, कितना किसने डालना। अब वो डाल तो दिया, घर का सामान तो आ गया। कुछ इनकी ऐसे डिस्प्यूट हुआ तो लड़की चली गई अपने पेरेंट्स के घर, वहाँ पे जाकर उसने FIR रजिस्टर्ड करवा दी अपने हस्बैंड के खिलाफ, क्योंकि उसके अकाउंट में से पैसे गए थे। वो कह रहे थे मेरे इन लॉज ने मेरे से डिमांड करी है, ये देखो मैंने अकाउंट में से पैसे उधर डाले हुए, ये मेरे पैसे थे। अब वहाँ पे वो जो पैसे डाले वो तो घर के लिए डाले थे ना। अब फाइनेंस यहाँ पे आ जाता है। अभी सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर एलिमनी तो डिसाइड लास्ट में होती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। व्हाट इफ इस हम एक एग्जांपल लेते, 1 लाख कमा रहे हैं, तो वाइफ का कितना राइट बनता है उस पे?
राइट तो उसकी सैलरी के अकॉर्डिंगली नहीं बनेगा। ओके राइट तो बनेगा कि हाँ कितना वो कैपेसिटी में है, दे सकता है। 1 लाख कमा रहा है, उसको उसके पास बच कितना रहा है। ओके और दूसरा ये भी देखना होता है कि लड़की भी तो कमा रही होगी अगर, राइट है ना, अगर वो भी कमा रही है तो उसको कम मिलना चाहिए। अगर वो बिल्कुल आइडियल है, कुछ नहीं है उसके पास सोर्स, और हस्बैंड कितना कमा रहा है, उसके हिसाब से इसका कोई भी एक फिक्स कोई वो नहीं है। ओके अब बात करते हैं एलिमनी की। एलिमनी तो कभी भी कोई एक फिक्स नहीं होती कि कितनी देनी है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। अगर हस्बैंड की सैलरी 1 लाख है तो वो बचा कितना पा रहा है। अगर उसके पास सेविंग ही पीछे कुछ नहीं है तो वो क्या देगा अपनी वाइफ को। ओके और दूसरा ये भी देखा जाता है कि वाइफ भी कमा रही है तो अपनी एलिमनी के लिए हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? तो कमा रही है। अब तो डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केस ला इतने ज़्यादा आ चुके हैं, अगर वाइफ कैपेबल है तो ये उसके लिए मैंडेटरी है कि खुद को मेंटेन करे। अगर एबल बॉडी भी है तो भी उसको ज़रूरी है, उसको हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होना कोई ज़रूरी नहीं है कि डिपेंड ही होना है, हस्बैंड से ही मेंटेनेंस लेनी ही लेनी है। अब मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस सबसे पहले तो ये मिथ है लड़की को कि अगर हम तलाक लेते हैं तो मेरे को मेंटेनेंस की नहीं, अभी एलिमनी की बात कर रहे हैं जी कि अगर हम तलाक लेते हैं तो मेरे को 50% शेयर मिल जाएगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी ये एसेट्स का बिल्कुल बिल्कुल गलत है, गलत है ये। ऐसा कोई रूल ही नहीं है। हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे वाइफ का कोई भी राइट नहीं है अगर वो तलाक लेती है तो। ओके हाँ, कोई राइट नहीं है। उसका कोई राइट नहीं है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे भी कोई राइट नहीं और है। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो जॉइंट प्रॉपर्टी पे भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या फिर अपनी एलिमनी क्लेम कर सकती है। ओके प्रॉपर्टी में राइट नहीं क्लेम कर सकती, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ओके ओके हाँ, तो मेंटेनेंस तो अकॉर्डिंग टू द सैलरी ऑफ द हस्बैंड। बहुत वही पहले वाली बात कि कितने पहलू देखे जाएंगे कि वाइफ भी कमा रही है कि नहीं कमा रही, बच्चों पे कितना खर्च हो रहा है, हस्बैंड की और लाइबिलिटीज़ पेरेंट्स को भी वो मेंटेन कर रहा है, और कुछ ज़रूरी जो है उसने अपने एसेट्स खर्चे। अपनी वाइफ हाँ, के नाम पर बाय कर दिए। फिर अगर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी बाय करी है जो अपनी वाइफ के नाम पर करी है तो फिर उसको क्लेम कर सकता है हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स? क्लेम तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए उसको ये साबित करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग दिखाना हाँ, पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी परचेज करी है ये मैंने अपने फंड से करी है। ओके इतने % फंड मेरी वाइफ ने अपनी तरफ से इतना डाला है, इतना मैंने डाला है, या सारा का सारा मैंने डाला है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो डिवोर्स हो गया और प्रॉपर्टी के लिए कुछ उनको आगे डिसाइड करना है तो ओके प्रूफ करना पड़ेगा हाँ जी, सेटलमेंट बिल्कुल। के लिए। विदाउट प्रूफ तो अगर वाइफ के नाम पे है तो वो ले जाएगी सारी, ओके वो ले जाएगी। मैम आज भी इंडियन कुछ स्टेट्स या कुछ रूरल एरियाज में पंचायती डिवोर्स हो रहे हैं, पंचायती तलाक। तो आर दे वैलिड इन इंडिया और इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल भी नहीं, ओके बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली पंचायती तलाक तो बहुत देर पहले से ही ख़त्म हो चुका ये है। लीगल नहीं है। ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, लेकिन आज भी देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी पंचायती तलाक करवा रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको आगे जाके पता चलते हैं। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वैसे? बहुत इंटरेस्टिंग केस है मेरे पास। ओके तो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ दोनों ने शादी करवाई, किसी भी पर्पज़ के लिए करवाई, हो सकता है कॉन्टैक्ट मैरिज रही हो वो, जो कि वैसे भी वैलिड नहीं है। तो कुछ देर बाद उन्होंने आपस में, कुछ मंथ बाद दोनों ने पंचायती तलाक करवा लिया। ओके उसके बाद हस्बैंड ने अपना कहीं और शादी होगी, वाइफ की कहीं और शादी होगी। Okay. अब दोनों के भी बच्चे हो गए, उसके भी 2-3 बच्चे हो गए, उसके भी 2-3 बच्चे हो गए। ओके काफ़ी सालों बाद जब वाइफ अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए गई, वहाँ पे तो उसके पुराने हस्बैंड का नाम चढ़ा हुआ था। एक्स हस्बैंड अब हाँ, एक्स हस्बैंड का नाम उसमें चढ़ा हुआ था। तो अब पासपोर्ट अथॉरिटी कह रही है कि आप मुझे डिवोर्स ला के दो। डिवोर्स डिवोर्स पेपर हाँ, फ्रॉम कोर्ट के दैट ऑर्डर, लास्ट ईयर जब उन्होंने कोर्ट पंचायती ऑर्डर, लिया हाँ था। हाँ हाँ,
कोर्ट ऑर्डर। अब उन्होंने तो 5-6 साल 7 साल पहले लिया होता तलाक, चाहे 10 साल पहले हो। हाँ कितना भी टाइम पहले। जी। अब वो पुरानी डेट का डिवोर्स कहाँ से लाएंगे? उसके बिना तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने तो नए हस्बैंड का नाम उसके ऊपर एंटर ही नहीं करना। ओके। तो इसके लिए कितनी कॉम्प्लिकेशन आई। तो फिर हमने केस फाइल करा, बाबा बकाला कोर्ट में केस फाइल करा। फैमिली कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीज़न दिया, उसमें प्रॉपर डिटेल दी उन्होंने कि इनकी शादी तब हुई थी, तब इन्होंने पंचायती लिया था, इग्नोरेंस की वजह से तब उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर नहीं लिए, फैमिली कोर्ट के। अब अगर आज की डेट में वो तलाक फाइल करते हैं, डिवोर्स अपने पुराने हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से, तो जो उनके बच्चे हैं, तो उसके बाद नए हस्बैंड से शादी भी तो उनको दिखानी पड़ेगी ना। ओके, मैरिज सर्टिफिकेट भी है ना? दिखाना। तो नए हस्बैंड के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी नया लगेगा जी। तो बच्चों के बर्थ में और नए शादी में, उस बच्चों के पापा के साथ शादी में तो कितना फ़र्क पड़ गया। तो वो बच्चे तो अकॉर्डिंग टू लॉ इलेजिटिमेट हो गए ना। तो कोर्ट ने बड़ा अच्छा उसमें अपनी फाइंडिंग दी, जजमेंट दी जज साहब ने। उसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिखी कि इसलिए उन्होंने तलाक पहले रह गया था इनसे लेना, इग्नोरेंस की वजह से। अब कितनी कॉम्प्लिकेशन आई। और ऑन द स्पॉट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन गई, इनको एमरजेंसी तलाक चाहिए पुराने हस्बैंड से, तो क्या करेंगे? वो अगर अवेलेबल नहीं होगा तो कितना कुछ करना पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशन आगे जाके इनको फेस करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ। और वो लोग पंचायती तलाक कहीं भी कभी भी वैलिड नहीं है इन इंडिया, इन पेपर्स एंड विदाउट पेपर्स। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, अगर कोर्ट में डिवोर्स होता है, हाँ, एंड द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग अ चाइल्ड, का बच्चा है, तो बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी फिर? बच्चे की कस्टडी तो बेसिकली जिसने बच्चा रख लिया उसके पास ही है। ये तो धक्का भी हो सकता है ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ एग्जैक्टली धक्के वाली बात है। बेसिकली तो बच्चा जो है जिसने रख लिया जी पहले, उसके पास ही रहता है। और अब वो प्रूव कैसे होगा कि बच्चा किसके पास है? क्योंकि जिस पार्टी ने भी बच्चा रखा, तो अपोजिट पार्टी ने भी अगर कोई भी कोर्ट में केस डाला तो उसमें, हाँ उसमें पिटीशन डाली तो उसमें लिखेंगे कि ये कस्टडी ऑफ चाइल्ड भी उसके पास है या उसके पास है। अब दूसरा स्पाउस अगर उस बच्चे को लेना चाहता है तो उसको फिर कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए केस डालना पड़ेगा कि ये कस्टडी उसके पास है। मीनवाइल उसको इंटरम कस्टडी बच्चे की मिल जाती है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स आर लायबल जी, उनको मिलना चाहिए जी, दोनों का राइट है ना। तो लायबिलिटी भी है और राइट भी दोनों का है। बट इफ बोथ से नो कि बच्चा तुम रखो, बच्चा तुम रखो, देन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मेरे ऐसा सामने। केस कभी नहीं हुआ? मेरे सामने तो कभी भी नहीं हुआ कि बच्चा तो आप रखो। हाँ, और इंटरम, हाँ ये तो बहुत बार हुआ है कि कस्टडी इंटरम के ऑर्डर विजिटिंग राइट पे के भी मिल जाते हैं कि जितनी देर तक वो कस्टडी का केस डिसाइड नहीं होता कि बच्चा अल्टीमेटली मदर के पास रहेगा कि फादर के पास रहेगा, तो मीनवाइल तो कोर्ट विजिटिंग राइट दे देते हैं दूसरे स्पाउस को जिसके पास बच्चा नहीं है। वो जो कोर्ट देख लेगी कि बच्चे की स्टडी भी ख़राब ना हो और कौन सा डे फिक्स कर देती है, उस डे को दूसरा पेरेंट आके बच्चे को मिल लेता है। और अगर बच्चा डिसाइड करे, इफ मदर इज सेइंग कि बच्चा मेरे पास रहना चाहिए, एंड अगर बच्चा चाहे आई वांट लिव विद माय फादर, तो फिर उसमें किड की सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाती है, डेफिनेटली सुनी जाती है। ठीक है। और उसके बाद एक अगर सम मेल इज फेसिंग सेम काइंड ऑफ अब्यूज और टॉर्चर बाय द वाइफ, तो वो किसके पास जाए? हस्बैंड किसके पास जाए? जी, पुलिस के पास जाए। अगर पुलिस भी हस्बैंड, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा ट्रॉमा है कि पुलिस के पास हम अपनी हेल्प के लिए जा तो सकते हैं, बट वो नाम की हेल्प है, एट द एंड एक फीमेल को ही राइट दिखाया जाता है। नहीं, अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स तो बॉय के भी हो रहे हैं। अब लड़की ने सारा सामान ससुराल से इकट्ठा करा और चली गई अपने मायके, हाँ गोल्ड वगैरह लेके सारा चली गई, और उस जाते समय अपनी मदर इन लॉ का भी सामान लेगी उठा के। ओके। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स तो उनका भी हुआ ना, तो FIR तो लड़की के अगेंस्ट भी रजिस्टर हो जाएगी अगर वो साबित कर दें कि ये ले गई है। प्रूफ देना पड़ेगा कोर्ट को।
बिल्कुल प्रूफ पर मेरे को मैम अभी भी आंसर नहीं मिला, वेयर शुड मैन गो इफ मैन इज फेसिंग एनी डिप्रेशन, एनी टॉर्चर इन अ हाउस? आजकल हम इतनी वीडियोस देख रहे हैं, इतने इंडिया में हाई प्रोफाइल केसेस भी आ रहे हैं कि जिसमें मैन आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स अ लॉट। वेयर शुड दे गो? एक लॉयर के पास भी जा सकते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे हैं, वुमेन सेल्स बने हैं, देयर आर नो मेन सेल इन इंडिया। फिलहाल के लिए नेशनल मेन कमीशन कभी अभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, एग्जिस्ट नहीं लेकिन करती, इट्स 2025। अभी तक नहीं एग्जिस्ट कर रहा। Okay. लेकिन मेन द नेशनल काउंसिल ऑफ मेन एग्जिस्ट कर रहा है। काफ़ी एनजीओज भी हैं और वो जो मेन के राइट के लिए भी फाइट कर रही हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भी हो गया है। और इसके अलावा जो मेन है कोर्ट में जा सकते हैं, उनके पास बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। पुलिस के पास भी जा सकते हैं, कंप्लेंट कर भी रहे हैं, मेन भी कंप्लेंट करते हैं, उनकी सुनवाई भी हो रही है। विमेन सेल जो बना हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ विमेन की बात नहीं सुन रहा, वो मेन की बात भी सुन रहा है। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट भी सामने आई हैं जो विमेन ने फेक करी है और विमेन सेल में लड़के की बात सुनते हुए उसको डिसमिस भी करा हुआ है। ओके, ठीक है। अभी उनके पास है। मैम अगर एक हस्बैंड मुंबई जैसी सिटी में जॉब कर रहा है एंड वाइफ इज डूइंग जॉब इन बैंगलोर, दे गॉट मैरिड इन गोवा बट दे ब्रॉट अप इन पंजाब, तो वो डाइवोर्स कहाँ पे फाइल करे अगर उनका डिस्प्यूट हो गया तो? कहीं भी कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर तो ये है कि कहीं भी कर सकते हैं। अब आते हैं, इसको देखते हैं कि प्रायोरिटी किस में होगी। प्रायोरिटी नंबर 1 जहाँ पे इस लड़की का मैट्रिमोनियल हाउस है, फर्स्ट जी, ठीक है, या फिर जहाँ पे हस्बैंड जॉब कर रहा है करंटली, ओके। 2। थर्ड जहाँ पे वाइफ जॉब कर रही है, ओके। और जहाँ पे लड़की के पेरेंट्स हैं। ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि लड़की की ट्रांसफरेबल जॉब है ना, अभी वो कभी बेंगलोर में है, कभी मुंबई में है, कभी कहीं है, तो लड़की कहाँ करेगी? जहाँ पे उसके पेरेंटल हाउस है। चाहे ब्रॉटअप चाहे पंजाब में हुए हैं, लेकिन अभी पेरेंटल हाउस कहाँ है? बैंगलोर। जिस सिटी में पेरेंटल हाउस है वहाँ पे उसकी जुरिडिक्शन बनती है लड़की की, अगर लड़की की ट्रांसफरेबल जॉब है तो। अदरवाइज जहाँ पे लड़की जहाँ पे जॉब कर रही है वहाँ पे, जहाँ पे लड़का जॉब कर रहा है वहाँ पे। अब रहेगी बात डेस्टिनेशन वेडिंग की, वहाँ पे भी फाइल कर देते हैं, लेकिन फिर भी जुरिडिक्शन का क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठाया जा सकता है। बेस्ट प्लेस इज जहाँ पे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक बंदा जॉब कर रहा है। ठीक है मैम, आजकल चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग चल रही हैं, जैसे एक लैट टर्म है लाइक लिविंग अपार्ट टुगेदर। बिल्कुल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर मैरिड बट दे आर लिविंग अपार्ट। हाँ जी, तो इसका मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसा केस अभी तक आपने फेस किया कुछ? अभी तक तो मैंने इधर अपने अमृतसर में तो कोई ऐसा नहीं देखा। जी। लेकिन इसके बारे में अभी तक चंडीगढ़ में तक तो पहुंच चुका है। ओके। हाँ, मुंबई और बेंगलोर बिग सिटी में तो काफ़ी चल रहा था, अभी वो चंडीगढ़ तक तो इसकी आ गया। अब देखें कि इसमें हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, दोनों अपना अपना अलग अलग रेजिडेंस में रह रहे हैं। बच्चे हो गए इनके, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। अब बच्चों ने वीकेंड पे या मंथली एक बार वो आ रहे हैं, तो बच्चों को कंपनी देने के लिए वो आते हैं, इकट्ठे होते हैं, सैटरडे संडे टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे मंडे को वापस हॉस्टल जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ वापस अपने अपने प्लेस पे चले जा रहे हैं। ये बहुत ट्रेंडी हो गया कि वो राइट टू प्राइवेसी इसको लेके ऐसे चल रहे हैं कि वो मेरी लाइफ है, मैं जी रही हूँ, बस हम लोग एक हस्बैंड वाइफ है, एक तगमा सा लगा दिया नाम के हस्बैंड वाइफ है। ये कोई लाइफ थोड़ी है, ये फैमिली थोड़ी है। ये बेशक आजकल इसको काफ़ी कह रहे हैं यंगस्टर, इसको फॉलो कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट गुड। ये तो फैमिली, कोई इन लॉज नहीं, कोई किसी के घर आना जाना नहीं। हाँ, जा भी रही हैं, दोनों अपना अपना टाइम देखते हैं कि हाँ मैं अपनी जॉब में से टाइम निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती, वो भी देख रहे हैं। अब इन लॉज में लड़की के इन लॉज में फंक्शन है तो वो कभी जा रही है कि नहीं। तो ये एक हिंदुस्तान के जो कह रहे संस्कृति के, हाँ बिल्कुल अगेंस्ट है। हाँ, मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो रहा है
तो हम जी। इसके कुछ भी नहीं कर सकते, सोसाइटी चेंज हो रही है। ओके मैम, बीइंग इन मैरिज, अगर हस्बैंड और वाइफ का एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर होता है तो उस पर क्या केस बनता है? केस कोई नहीं बनेगा, कोई केस नहीं बनता? कोई केस नहीं बनेगा। सिर्फ दूसरे स्पाउस को राइट है डिवोर्स का, क्योंकि बस? एडल्ट्री का तो एक्ट में से एडल्ट्री को निकाल ही दिया। ओके। केस कोई नहीं है, उसको जितना मर्जी वो वाइफ या हस्बैंड दूसरा स्पाउस जितना मर्जी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, सिर्फ उसको राइट है, राइट टू मेंटेनेंस है। हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी उसने छोड़ रखी है उस पे वो यहाँ पे क्लेम कर सकती है, यहाँ पे क्लेम कर सकती क्लेम है। कर सकते हाँ, कि भी ये वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल उसका अफेयर चल रहा है, वो उसके साथ दूसरी लड़की के वहाँ रह रहा है, मैं इस प्रॉपर्टी में रह रही हूँ, मेरा राइट है इस प्रॉपर्टी में, मैं ये छोड़ूंगी नहीं। Okay. हाँ हाँ, बट उसमें कर इफ ही सकती है अलाउस बच्चों। की, हाँ एक और चीज़ है, बट इफ ही अलाउस कि आप उसके साथ रहो मैं अलग रहती हूँ, तो दोनों पे केस बनता है? नहीं, लॉ तो कैसे है, केस तो कोई भी नहीं बनेगा ना। तो दोनों पे नहीं बनेगा? हाँ, डिवोर्स, दूसरे स्पाउस को डिवोर्स का राइट है, वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है कि मेरा हस्बैंड अलग रह रहा है किसी और लड़की के साथ, या हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ अलग रह रही है किसी के साथ, तो कोई भी इधर स्पाउस केस का फाइल कर सकता है। केस फाइल कर सकता है और उनका डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा इसी ग्राउंड पे। ओके मैम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आफ्टर बीइंग इन रिलेशन फॉर 2-3 और मोर ईयर्स, अगर कोई दोनों में से एक मुकर जाता है तो उस पर भी कोई केस बनता है, या कोई फॉल्स कमिटमेंट कर देता है कि मैरिज करवाऊंगा आपके साथ, बट वो नहीं करवा रही, उसका क्या केस बनता है? अब ग्राउंड लेवल पे बात करती है जी। ग्राउंड लेवल पे लड़की अगर कंप्लेंट करे तो लड़के के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, अगर लड़का करे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? ओके। ग्राउंड लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, मतलब आप भी कुछ सच में नहीं हो कि होता। लड़की की कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, इस मामले पे बिल्कुल भी नहीं है। वो मतलब लड़का वो कोई कह भी रहा एलिगेशन है, लगा लड़का सकती है? कह रहा है भी मैं इतना टाइम मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ तेरे साथ, मैंने तेरे पे इतना खर्चा करा है, मैंने इतने लैक्स दे दिए तेरे को, इतना गिफ्ट दिया, घुमाया फिराया, है ना, तो रिटर्न में तो अभी मुझे ये सारा कुछ वापस करना, कोई नहीं है, कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी, लड़के की कोई होती सुनवाई नहीं है जी, बिल्कुल नहीं होती। मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे, होती नहीं है। होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी लड़कों चाहिए, की इक्वल सुनवाई होना चाहिए ना, राइट तो एंड इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं तो है, ऐसा होती एक नहीं लॉ है। पास होना चाहिए जिसमें ये चीज़ आए। बिल्कुल होती नहीं है। फिर वो उन पे अगर ऐसा कोई कहते हैं ना, प्रेशराइज करते हैं कि आपका फ्यूचर खराब कर देंगे, या फिर रेप केस डाल देते हैं, कई फेक रेप केसेस हो जाते हैं बिल्कुल होते हैं। रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आप उस पर रेप केस डाल रहे हो, तो हाँ, उस पर भी वही तो मैं लड़का कह कोई रही हूँ। पिटीशन नहीं एग्जैक्टली फाइल आई कर एम सकता? सेइंग द सेम, कि ये ही होता है, लड़की अगर कंप्लेंट करे तो रेप केस ही तो डलेगा, और क्या डालेगी? ओके, रेप केस ही डालेंगे, वही तो डालेगी। ठीक है। बट इफ दे आर हैविंग ए चाइल्ड बिफोर मैरिज, तो वो चाइल्ड का राइट क्या है फिर? चाइल्ड का 100% राइट है अपने फादर की प्रॉपर्टी पे। बट दे आर नॉट मैरिड? हाँ बेशक, इलेजिटिमेट चाइल्ड है ना, ओके वो तो कानून में लिखा हुआ है। ओके हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सक्सेशन में, सभी जगह पे ये मेंशन है, चाहे वो मैरिड है चाहे नहीं मैरिड, जो लेजिटिमेट चाइल्ड का राइट है वही इलेजिटिमेट चाइल्ड का पूरा राइट है। ओके। पापा मतलब की उसके property उसमें पे। वाइफ का कोई रोल नहीं है? नहीं, अगर वाइफ कहीं और शादी करवा वाइफ ले? को सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस का राइट है, अच्छा, सब वो भी जगह नहीं के है, वो भी अभी वो भी खत्म हो चुका है। Okay, वो वो भी भी नहीं, उतना नहीं मिलता, without सिर्फ marriage बच्चे। में। हाँ हाँ, पर अगर वो हस्बैंड कहे मेरे को बच्चा नहीं रखना क्योंकि ये मेरी मैरिज में नहीं है, नहीं रखते तो कोई बात नहीं, तो बच्चा कहाँ रखेगा जाएगा नहीं, फिर? बच्चा तो मदर के पास ही रहेगा ना। अगर मदर मदर भी कहे, क्योंकि दे आर नॉट मैरिड, दे आर नॉट मदर फादर, बायोलॉजिकली दे आर मदर फादर, तो बच्चा कहाँ जाएगा? जी वो पूछ रहा हूँ। बच्चा तो कहाँ जाएगा ना। फिर ऐसे केसेस मैंने देखा है 1-2 बार कि वो जो नाना नानी दादा दादी फिर वही रखते हैं कोई बच्चे ऐसे को, हॉस्टल कोई में बच्चा मासियाँ छोड़ रख ली हैं, कभी किसी ने ताऊ ने किसी ने रख लिया बच्चा, लड़के के या लड़की के, ओके तो वो नहीं रख रहे, दोनों ने अपने अपने आगे आगे शादी कर ली हुई है। ओके ओके, ठीक है। मैम आजकल एक और चीज़ें हैं, बिलो द एज ऑफ 18 kids are having some sexual kind of things together physically, तो उसमें if they caught, तो बच्चों पे कौन सा केस बनता है, और
लीगली कौन उसको फाइट कर सकता है, लड़की या लड़का? कोई भी किड, जी। पॉक्सो एक्ट है वो, पॉक्सो क्या होता है मैम? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, नहीं अब्यूजिव चाइल्ड। वो तो अब्यूजिव सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, बट वो अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं। हाँ, उसी में ही आता है। ओके। अगर कोई भी लड़की बिलो द एज ऑफ 18 किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से भी जा रही है, ओके। तो भी लड़के के खिलाफ पॉक्सो में केस रजिस्टर्ड होगा, ही उसको कन्विक्शन होगी, उसको सजा मिलेगी वो ही जेल हो मिलेगी। जाएगी। हाँ, तो जेल हो उसके लड़का जाएगी। उसके खिलाफ कुछ हाँ, नहीं कर सकता? इसमें देखो, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, कंटेस्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ। हाई कोर्ट से रिलीफ मिल भी रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल। एक्ट तो ये कह रहा है कि भी अगर चाहे लड़की की कंसेंट है चाहे नहीं है, लड़की 18 साल से छोटी है, चलो इसको डाल दो जेल में, क्योंकि लड़की की कंसेंट मैटर ही नहीं करती। मेरे पास केस था, लड़की ने खुद लड़के को इतना प्रेशराइज करा कि मेरे को भगा के ले जा, मैं छलांग लगाने लगी हूँ छत से, ये करने लगी हूँ, वो करने लगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। वो बेचारा लड़का 21 ईयर्स का था, उसने ले गया लड़की को, वो उन्होंने शादी करी कहीं पे, और शादी करके वो होटल में गए, उन्होंने सेक्सुअली एक दूसरे के साथ वो मिले। हाँ, तो आगे फिर लड़की के पेरेंट्स ने ढूंढा, अपनी लड़की को ले आए घर, आके केस रजिस्टर्ड करवा दिया। अब लड़की कोर्ट में बयान दे रही है, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, है ना, हमने शादी भी करी है। कहते करी जो। और कोर्ट किसकी सुनता था? इस मामले में तो लड़की की सुनेगा। ओके। हाँ, लड़के को अपना केस स्ट्रांगली फाइट करना पड़ेगा। अगर नीचे से कोई उसको रिलीफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट में जाकर फिर उसको रिलीफ मिल गया, आखिर फिर वहाँ से उसको वो हो गया, बरी हो गया। बरी हो जाता है? हो जाता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। कितने साल लगे? लाइफ स्पॉइल हो गई ना? साल लगे उसको होने में। 2, 3, 4 साल तो लग गया ना। 21 का गया था जेल में, और 25 का 24-25 का वापस आया बाहर। ओके ओके ओके, ठीक है। बेल भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बेल बहुत मुश्किल। तभी कहते हैं ना कि लड़की के चक्करों में ये केस अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। यंगस्टर बॉयज़ को स्पेसिफिकली होनी चाहिए अवेयरनेस, सभी कॉलेज स्कूलों में ज़रूर होनी चाहिए। ओके, ठीक है मैम। एक और चीज़ है कि जैसे अगर लड़का लड़की कार में बैठी हैं, कहीं पे खड़े हैं, बैठे हैं, कोई प्राइवेट जगह पर हैं, पुलिस आकर उनको पकड़ लेती है और जेल ले जाती है कि अपनी फैमिलीज को बुलाओ, वो भी एक प्रेशर क्रिएट होता है उन पर। क्या वो लीगली राइट है पुलिस का कि वो गलत है? अगर वो वही है कि 18 से कम है कि नहीं मैम, फिर भी अगर 18 से कम है, अगर 18 से ज़्यादा है तो कोई पुलिस नहीं लेके जाएगी। बट प्रेशर बनाने के लिए वो ऐसा कर भी देते हैं कई बार। नहीं कर सकते, राइट ही पुलिस के पास इतना राइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके मैम, पुलिस की कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है डाइवोर्स में? पैसे खाना, ये चीज़ें? नहीं, डाइवोर्स में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लॉयर्स की रहती है? आर लॉयर्स आल्सो करप्ट इन दिस, कि लॉयर्स भी पैसा लेके? डाइवोर्स में लॉयर्स ने क्या करना है? मैम देखो ना, अगर किसी को फंसाना है, क्या करना है? हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हो कि मुझे क्या उनको म्यूचुअल में लाने के लिए या क्या? नहीं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना, जैसे अगर फीमेल कहे मैंने इसको फंसाना है, अब लॉयर उसके साथ मिलके वो उसके हक में उसको फंसाए। हाँ, उसके ऐसे केसेस बना दे, करते हैं 2 केसेस डाले, 4 डालो इस पे, बिल्कुल डालते जस्ट टू जो एलिमनी है, जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ लेना है, क्योंकि बड़े फैमिलीज में भी तो होते हैं डिवोर्स, जिसमें जिसमें आपका 20% है जी लॉयर का। हाँ, बिल्कुल होते हैं जी। इसमें भी करप्शन है। इसमें कितना करप्ट है लॉयर, मैट्रिमोनियल लॉयर्स? कह सकते हैं। हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते कितने % है, लेकिन होती है, कई बार होती है। मतलब उनको फेक एलिगेशन उन पे लगेंगे। लग जाती है, कई बार लग जाती है। आपको भी ऐसी ब्राइब ऑफर हुई है कभी? नहीं, ऑफर तो बहुत बार हुई है, ये तो देखना है कि हमने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। ओके। मोस्टली मेरे पास हमेशा सच्चाई वाले केस ही आए, जेन्युइन केसेस आए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू जी। एंड thank you everyone for watching this episode. I hope you like this episode. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.